नमस्कार दोस्तों भारत में बड़े स्तर पर टेरर अटैक करने की बड़ी साजिश चल रही थी और इसी के तहत दिल्ली आईसिस जो मॉड्यूल है वो बस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं, देश के कई हिस्सों से करीब 5 आईसिस इंस्पायर्ड जो टेररिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया है और उनको बड़े टास्क दिए गए थे। ये मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और एकदम जो आईसिस मॉड्यूल की तरह चीजें काम की जाती हैं वैसा यहां पर किया जा रहा था। एक क्लासरूम ऑफ बॉम्ब आपको देखने को मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, आज रात 11 बजे के बाद ये जितने भी कोर्सेज हैं वो ज्यादा दाम पर आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास आखिरी मौका है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो पुलिस स्पेशल सेल होती है उनके द्वारा एक काउंटर टेरर ब्रेक थ्रू किया गया, जिसके तहत 5 सस्पेक्टेड जो आईसिस टेररिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर भारत में टेरर अटैक करने वाले थे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ साथ देश में जो अलग अलग स्टेट के पुलिस हैं, जैसे झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सबके साथ यहां पर कोऑर्डिनेट किया गया। और ये जितने भी अक्यूज्ड हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, दे आर पार्ट ऑफ आईसिस इंस्पायर्ड स्लीपर सेल। स्लीपर सेल आप जानते ही होंगे, समय समय पर इनको जगाया जाता है ताकि एक देश के अंदर जो है इस तरह की साजिश किया जा सके। और एक प्रकार से ये जितने भी लोग अरेस्ट किए गए, ये रेडिकलाइज्ड हैं थ्रू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। आप सब जानती हैं, इससे भी निपट रही है सरकार कि ऑनलाइन के थ्रू कैसे रेडिकलाइज किया जाता है वल्नरेबल कम्युनिटीज को, और साथ ही साथ फॉरेन हैंडलर्स के द्वारा ये गाइड किए जा रहे थे। स्पेशली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इनके फॉरेन हैंडलर्स थे। अच्छा, इंटरोगेशन में यहाँ पर यह पता चलता है कि इनको बड़े टास्क दिए गए थे भारत में टेरर अटैक करने के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट टेरर अटैक देश की राजधानी में दिल्ली में जो है कराने की कोशिश की जा रही थी, या फिर भारत के किसी मेजर शहर में, बड़े शहर में जो है यहां पर पूरी साजिश चल रही थी। अच्छा, ये आप देख सकते हो, जो 5 सस्पेक्टेड आईसिस ऑपरेटिव हैं ये स्पेशलाइज करते हैं केमिकल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब इनको आता है कि केमिकल वेपन्स कैसे बनाया जाए, एंड दे वर एक्चुअली रनिंग खिलाफत मॉडल टू रिक्रूट यंगस्टर्स। खिलाफत मॉडल बेसिकली क्या है ना, कि ये एक जगह को डिक्लेयर कर देते हैं खिलाफत, और उसके बाद जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये जो मॉडल है पूरा पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ये 5 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, इनके नाम कहाँ से, बेसिकली दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, यहाँ से अरेस्ट हुए हैं। एक है आपका आफ्ताब और अबू सुफियां, ये मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वहां से इनको अरेस्ट किया गया। दूसरा है यहां पर अशर दानिश, ये रांची से अरेस्ट किया गया। फिर आपका कमरान कुरैशी, ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया, और साथ ही साथ तेलंगाना से जो हुजैफ यमन है इसको अरेस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर 5 जो आईसिस टेररिस्ट हैं उनको एक प्रकार से अरेस्ट किया गया है। एंड ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, जो आईसिस ऑपरेटिव्स हैं फॉरेन में, पाकिस्तान में या फिर कहीं पर भी, उनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे थ्रू इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। आज के डेट में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, यहाँ पर ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लगातार उनसे ये कॉन्टैक्ट में रहते थे। और हर एक पर्सन को यहाँ पर रोल दिया गया था, किसी को लॉजिस्टिक का, किसी को रिक्रूटमेंट का, हर एक किसी को यहाँ पर काम दिया गया था कि अटैक के पहले आपको ये चीजें पहले करनी है। और सोर्सेज का इंडिकेशन यही है कि जो ग्रुप है वो फाइनल स्टेज में था, मतलब पूरे प्लानिंग के फाइनल स्टेज में था, और इसीलिए यहां पर स्विफ्ट एक्शन लिया गया ताकि ये एक साथ मोबिलाइज होते उसके पहले ही इनको जो है अरेस्ट कर लो। अच्छा, यहां पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है। पुलिस ने बताया है द क्लासरूम ऑफ बॉम्ब, मतलब जब रेड किया गया और जिस तरह की चीजें मिली हैं उससे आपको साफ देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पर इनके अटैक की प्लानिंग चल रही थी। फॉर एग्जांपल आईडी कंपोनेंट और एक्सप्लोसिव मटेरियल, इसके अंदर मदरबोर्ड हो गया, सर्किट बोर्ड हो गया, बेसिकली ट्रिगरिंग डिवाइसेस होते हैं, जब आप ट्रिगर करते हो तो बॉम्ब फटता है। फिर आपका बॉल बेयरिंग, इससे क्या होता है, जो आईडी ब्लास्ट होते हैं वो और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और बाकी की जो एक्सप्लोसिव प्रिकर्सर्स हैं, इसके साथ साथ वायर, कनेक्टर्स, रिलेटेड कंपोनेंट्स, ये सब आपका बरामद किया गया। इसके अलावा जो कुछ अनआइडेंटिफाइड केमिकल्स हैं जो बॉम्ब मेकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए गए, और रांची वाले रेड में कई सारे वेपन्स भी सीज किए गए थे पुलिस के द्वारा। और इसके साथ साथ
पीएच वैल्यू चेकर और बाकी के जो लैब टेस्ट इक्विपमेंट होता है वो भी यहाँ पर रेड में पाया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इंक्रिप्टेड चैट्स, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स है रेंटेड लॉजेस का, रेसिडेंसेस का जहाँ पर ये रह रहे थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एविडेंस के तौर पर बरामद की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि बिग टास्क, मतलब ऑफिशियल्स ने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि ये लोग क्या करने वाले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन कुछ हद तक जो मीडिया में खबर चल रही है उसमें यही है कि जो क्राउडेड प्लेसेस हैं दिल्ली में, मार्केट हो गया, मॉल्स हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गया, वहां पर ये टारगेट बना रहे थे, या फिर कोई रिलीजियस साइट हो गया जहां पर कम्युनल टेंशन बढ़ सके देश के अंदर, ये कोशिश हो रही थी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर हाई सिक्योरिटी जोन्स, वहां को पर ये टारगेट कर सकते थे। नेचर कैसा था, बेसिकली आईडी जो होता है ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इसका ये इस्तेमाल करने वाले थे। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मटेरियल्स है वो लोकल से ही यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही थी। और देखो अगेन, आईसिस में अगर आप देखोगे, जो आईसिस के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, या तो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक होता था या फिर लोन वुल्फ अटैक होता था। अकेला आदमी जाकर जो है वो कहता था मैं शहीद हो रहा हूँ, और वो जाकर बम की तरह होता था, चलता फिरता बम, और अपने आप को उड़ा देता था। और इसमें ये कोशिश कर रहे थे कि लाइव स्ट्रीम किया जाए, मतलब कोई ये अटैक हो तो उसमें लाइव स्ट्रीम करके प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, ग्लोबल इंपैक्ट इसका बनाने की कोशिश की जाए। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लड़के हैं ना, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो वायलेंस प्लान के अलावा पूरा एक नेटवर्क बना रहे थे ताकि यूथ को रेडिकलाइज किया जाए। जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के यूथ हैं, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू जो है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि इनको पकड़ा कैसे गया। बेसिकली क्या है कि लंबे समय से सर्विलेंस ऑपरेशन किया जा रहा था। यहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया कुछ कम्युनिकेशन, जो आईसिस ऑपरेटिव्स हैं फॉरेन में, पाकिस्तान में, उनके साथ ये लिंक बैठ रहा था। तब से यहाँ पर जो पूरा सर्विलेंस ऑपरेशन है वो यहाँ पर बैठाया गया। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, जैसे इंक्रिप्टेड जो चैट्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, डार्क वेब ब्राउजिंग हो गई, इन सबको लगातार पुलिस मॉनिटर कर रही थी। मल्टीपल जो सेफ हाउसेज हैं उनको सर्च किया गया, और तब यहाँ पर रिकवरी हुआ। ये जो मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप, पेन ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट दिल्ली का जो मैप है और उसके आसपास का जो रीजन है वो भी यहाँ पर मैप जो है वो भी बरामद किया गया था। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है वो आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा एक बड़ी साजिश की जा रही थी भारत के खिलाफ। और ये इतना मायने क्यों रखता है, देखो स्पेशली हम दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पावर है दिल्ली, यहाँ पर फॉरेन एम्बेसीज भी हैं, तो ग्लोबल टेरर आउटफिट जो हैं इनके लिए प्राइम टारगेट है दिल्ली में जाकर बम फटाओ, ताकि पूरी दुनिया की नज़र चली जाए। और इसके अलावा यहाँ पर आईसिस फुटप्रिंट अगर आप भारत में देखोगे, क्योंकि इराक और सीरिया में ये अपनी टेरिटरी लूज कर दिए हैं, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी डिजिटली आपको देखने को मिलेगा। और भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लगातार रडार पे रहते हैं, क्योंकि भारत में एक बड़ी पॉपुलेशन है, कम्युनल फॉल्ट लाइंस भारत में है, उसको एक्सप्लॉइट करने की ये कोशिश करते हैं। और साउथ एशिया एक जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन के तौर पर इनके द्वारा देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा दिल्ली मॉड्यूल बस्ट हुआ है, ये प्रूव करता है कि आईसिस ने अभी अब गिव अप नहीं किया है। ये समय समय पर जो स्लीपर सेल्स हैं उसको एक्टिव करते रहते हैं भारत के अंदर, कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर एक बड़ा धमाका किया जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन इंटरनेट के थ्रू होता है, इंक्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू होता है, जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से काउंटर टेरर यूनिट्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि इनको कैसे यहाँ पर ढूंढा जाए। खैर, यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा वाइडर कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो 2014 के बाद से आप देखोगे तो भारत के अंदर 250 से ज़्यादा जो आईसिस लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। तो कोई छोटा नंबर नहीं है। और सबसे ज़्यादा केसेस आप देखोगे तो केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। 2023-24 में तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने कई सारे मॉड्यूल्स को क्रैक किया था, जैसे महाराष्ट्र मॉड्यूल, तेलंगाना मॉड्यूल, जहाँ पर एक्सप्लोसिव और जो पूरा प्रोपेगेंडा मटीरियल है वो बरामद हुआ था। साउथ एशिया एक प्रकार से एक्सपेंशन जोन माना जा रहा है आईसिस के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये डिक्लाइन हुआ है। तो एक प्रकार से इनका जो फुटप्रिंट है आज के डेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता, और इसीलिए गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स आ रहा है। भारत सरकार में कई सारे जो एजेंसीज हैं, एनआईए, आईबी, रॉ, स्टेट जो एंटी टेरर स्क्वाड है, वो लगातार एक साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि इस तरह के नेटवर्क को डिसमेंटल किया जा सके। और भारत अगर आप देखोगे तो अपना साइबर सर्विलेंस उसको और मजबूत कर रहा है। यहाँ पर स्पेशली
स्पेशली जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है जिस तरह से, उसको हमें यहाँ पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और बाकी यूआपा वगैरह तो काफ़ी कुछ है ही है जिसके थ्रू यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जा सकता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल से इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली आईसीएस मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ है। एग्जैक्टली आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूआपा से ही रिलेटेड है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। क्या बता सकते हो ये 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी जुडिशरी ऑप्शनल स्टेट पीसेस कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी आई के ऊपर, आज रात 11 बजे के बाद सभी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर आप सिंपली कॉल कर लीजिए इस नंबर पर। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12th के बाद ज्वाइन करोगे हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।